अनफेबल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ हम सच्चे अपराध, पारलौकिक घटनाओं और रहस्यमय कहानियों की खोज करते हैं। आज के एपिसोड में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे नए एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। 25 अप्रैल 1891 की एक गर्म दोपहर को लगभग 4 बजे 19 साल की बचूबाई और 16 साल की फिरोजाबाई शहर की नई इमारत राजाबाई टॉवर देखने गईं। वे 280 फीट ऊंचे टॉवर की व्यूइंग गैलरी से शहर और समुद्र का भव्य दृश्य देखने के लिए उत्सुक थीं, लेकिन उनकी सैर दुखद रूप से समाप्त हो गई जब वे थोड़ी ही देर बाद नीचे गिर पड़ी। गिरते समय उनकी चीखें पूरे इलाके में गूंज उठीं, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और देखा कि दोनों जमीन पर पड़ी थीं। उनकी मौत हो चुकी थी और उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। पुलिस के आने पर उनकी पहचान 2 पारसी महिलाओं के रूप में की। बड़ी बच्चूबाई अर्देशिर गोदरेज की पत्नी थीं और फिरोजाबाई उनकी प्यारी छोटी बहन थीं। जब पुलिस ने घटनास्थल पर गवाहों से पूछताछ शुरू की तो उन्होंने देखा कि सभी लोगों ने एक ही व्यक्ति का एक जैसा वर्णन किया। पुलिस को इस बात में दिलचस्पी थी, लेकिन यह वर्णन तब पक्का हो गया जब एक व्यक्ति आगे बढ़ा। वो मिस कॉनरॉय एंड ब्राउन सॉलिसिटर्स का मैनेजिंग क्लर्क एंटी निकला, जो मुख्य गवाह भी था। एंटी अपने दोस्त रतन जी आगा के साथ वहां मौजूद था। एंटी और आगा ने पुलिस को बताया कि 2 अमीर दिखने वाले पुरुषों ने इन महिलाओं का पीछा किया। इन चारों के बीच झगड़ा हुआ और इस मुठभेड़ में किसी एक पुरुष का जैकेट फट गया। एंटी की गवाही और कुछ प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस को पता चला कि वो मानेकजी असलाजी नामक एक व्यक्ति की तलाश कर रहे थे, जो गवाहों द्वारा दिए गए विवरण से पूरी तरह मेल खाता था। एंटी के अलावा भी कई अन्य गवाह थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। इनमें से एक गवाह जर्मन, रूसी और फ्रेंच के प्रोफेसर हेनरी चार्ल्स शोन थे, जो घर लौटते समय घटनास्थल से गुजरे। हेनरी ने दावा किया कि उन्होंने पहले एंटी को मैनेकजी से और बाद में पुलिस सुपरिटेंडेंट मैकडरमॉट से बात करते हुए देखा था। उन्होंने यह भी देखा कि मैनेकजी और मैकडरमॉट एक पेड़ के नीचे बातचीत कर रहे थे। इसके अलावा विश्वविद्यालय के हवलदार आत्माराम बाबूजी भी एक गवाह थे, जो इन महिलाओं को ऊपर छोड़ने गए थे। उनकी गवाही महत्वपूर्ण हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने उसे जरूरी नहीं समझा। जब पुलिस मानेकजी की जानकारी इकट्ठा कर रही थी, तब 4 भारतीय डॉक्टरों ने एक यूरोपीय डॉक्टर सिडनी स्मिथ के साथ मिलकर महिलाओं का पोस्टमार्टम किया। इस पोस्टमार्टम में यौन उत्पीड़न के भयानक सबूत मिले। पीड़ितों के स्तनों, पैरों और निचले पेट पर नाखून के निशान पाए गए। ये निष्कर्ष भयानक थे और उन्होंने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। उसी 25 अप्रैल की शाम को मानेकजी अपने दोस्त के साथ विक्टोरिया घोड़ागाड़ी से घर लौटे। दोनों बहुत परेशान लग रहे थे, ऐसा उनके नौकर बाला ने देखा। मानेकजी ने अपनी जैकेट उतारकर बाला को दी और जब बाला ने उसे धोने की टोकरी में रखा तो उसने देखा कि जैकेट फटी हुई थी। उसी बीच पुलिस ने मानेकजी के घर का पता लगा लिया और पूरी रात सवालों के लिए आती रही। 2 महिलाओं की राजाबाई टॉवर से गिरकर मौत की खबर लगभग हर घर में पहुंच चुकी थी। पुलिस का बार-बार आते देख बाला को लगा कि मानेकजी इस सब में शामिल हो सकते हैं, तो उसने मौका देखते हुए जल्दी से फटी जैकेट को छुपाने के लिए एक खोजा अहमद थुअर के पास ले गया, उसे गिरवी रखने के बहाने से। जब थुअर उसी जैकेट की जांच कर रहा था तो उसे जेब में एक लिखा हुआ नोट मिला, जिसमें लिखा था, नैन्सी पेरू और सेठ नूर मोहम्मद सुलेमान के लिए आपको सूचित किया जाता है कि आज शाम 3 बजे राजाबाई टॉवर पर आना है और साथ में 40 रुपये लाना है। मत भूलना। इस नोट के धारक को 1 रुपया देना है। थुअर ने जैकेट अपने पास नहीं रखी और पास के एक मारवाड़ी व्यापारी को दे दी, जिसने उसे ले लिया और बाला को 5 रुपए दिए। अगले ही दिन बाला थुअर के पास जैकेट वापस लेने गया। बातों बातों में बाला ने थुअर को बताया कि वह मानेकजी को ब्लैकमेल करने के लिए जैकेट रखने का इरादा रखता है। थुअर ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए गुजराती अखबार जमे जमशेद के संपादक जहांगीर बी मुरजबान से संपर्क किया। मुरजबान ने मामले की जांच कर रहे अधिकारी फ्रेमजी को जानकारी दी। बाला को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन किसी कारणवश पुलिस ने कार्रवाई करने और व्यापारी से फटी हुई जैकेट लेने में 56 घंटे लगा दिए। तब तक जैकेट और वह नोट गायब हो चुके थे।
अंततः 3.5 महीने बाद अधिकारियों ने 8 जुलाई 1891 को मानेक जी को गिरफ्तार कर लिया। उन पर बच्चूबाई और फिरोजाबाई के साथ बलात्कार का प्रयास और हत्या का आरोप लगाया गया। मानेक जी को अदालत में पेश करने से ठीक पहले डॉक्टर सिडनी स्मिथ ने अपनी पिछली विश्लेषण वापस ले ली और सुझाव दिया कि महिलाओं के शरीर पर मिले छोटे ब्लाउज के बटन या टावर के स्तंभों के कारण हो सकती हैं। भारतीय डॉक्टरों ने उनके नए दावों से असहमति जताई। हेनरी चार्ल्स शॉन ने अदालत में अपनी गवाही देना चाहा और कई प्रयास किए, लेकिन उन्हें हर बार रोक दिया गया। सुपरिंटेंडेंट मैकडरमोट ने उन्हें चेतावनी दी कि वो ये बेवकूफी भरा काम न करें। मुकदमे के दौरान अदालत कक्ष में प्रत्याशा और तनाव का माहौल छाया हुआ था। सभी की नजरें इस मामले पर थीं। पूरे मुंबई में इस मामले की चर्चा हो रही थी। शहर के हर प्रमुख समाचार पत्र ने इस मामले पर जानकारी पाने के लिए संघर्ष किया। सभी उत्सुक थे, लेकिन यह सुनकर अत्यधिक निराश हो गए कि मानेक जी असला जी को उनकी गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद 14 जुलाई 1891 को बरी कर दिया गया। शुरुआत में सबूत मजबूत लग रहे थे, लेकिन अंततः यह कानून की नजर में अपर्याप्त साबित हुए। पुलिस किसी कारण से उन सभी गवाहों को पेश करने में असफल रही जिनसे उन्होंने पूछताछ की थी, जैसे कि एंटी और उनके सहयोगी। जिन्होंने गवाही दी उन्होंने मानेक जी को निर्दोष के रूप में प्रस्तुत किया और डॉक्टर सिडनी स्मिथ द्वारा पिछले विश्लेषण को अचानक वापस लेने से मानेक जी को बड़ी मदद मिली। मुकदमा जल्दबाजी में की गई जांचों के आरोपों से घिर गया था, जैसे कि शुरुआत में ही यह स्थापित करना कि दोनों महिलाओं की मौत या तो दुर्घटना या आत्महत्या थी और गवाहों की गवाही नहीं होना। जनता बहुत नाराज थी। मानेक जी की बरी होने से भ्रष्टाचार और खराब जांच के व्यापक आरोप लगे। इस मामले को जिस तरह से पुलिस ने संभाला, उसके लिए उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा और वहां बड़े पैमाने पर सार्वजनिक नाराजगी थी। हर चीज के बावजूद असली अपराधी कभी पहचाना नहीं गया और मामला आज तक अनसुलझा है। सुनवाई के बाद कई पत्रकार अर्देशीर गोदरेज के घर में उनके बयान सुनने के लिए आते रहे। मीडिया के लगातार उत्पीड़न को रोकने के लिए अगस्त 1891 को अर्देशीर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अधिकारियों द्वारा की गई खराब जांच की गुणवत्ता के बारे में अपनी निराशा व्यक्त की और यह दृढ़ता से दोहराया कि बचूबाई और फिरोजाबाई के पास आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं था। अपने बाद के वर्षों में अर्देशीर गोदरेज अपनी पत्नी और बहन को खोने से इतने दुखी थे कि उन्होंने इस बारे में शायद ही कभी बात की और दोबारा शादी नहीं की। बचूबाई और अर्देशीर गोदरेज की शादी को सिर्फ 1 साल ही हुआ था और उनके कोई संतान नहीं थी। आज के एपिसोड को सुनने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन ही हमें बढ़ने और ऐसी कहानियां लाने में मदद करेगा। अनफेबल्ड साइनिंग ऑफ।